नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर थर्ड है। जैसा कि आप सबको पता है, सुबह आप सबका पेपर है 3 बजे से और आप सबका पेपर थर्ड प्रसार शिक्षा तकनीक और योजनाएं हैं। तो इससे प्रश्न आपको जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और आप सबकी यह मैराथन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ज़रूर से ज़रूर पेपर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को शेयर करते हुए लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। सबसे पहले आप सबका प्रश्न यही आता है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ व परिभाषा। तो प्रसार शिक्षा होता क्या है, सबसे पहले यही पॉइंट होता है। इससे पहले जो आपने पेपर दिया होम मैनेजमेंट का, तो आपने देखा होगा कि गृह प्रबंधन से संबंधित इतने प्रश्न आए थे जो आपके पेपर में, जैसे कि गृह प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा पूछा गया था, है ना बच्चों। तो अगर अपने दिमाग से सोचो तो हो सकता है इस पेपर में भी पूछा जा सकता है। जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो इस वर्ष इस पेपर में भी बना सकता है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो आप परिभाषा एक दो जरूर याद रखना और अर्थ भी याद रखना, ठीक। तो प्रसार शिक्षा होता क्या है इसके बारे में जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक कर दें। लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। जैसे कि पता है, जो प्रसार शिक्षा है और शिक्षा, प्रसार और शिक्षा दो अलग अलग शब्द हैं। आप सबको पता होगा, शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, प्रसार क्या है, और जब वो प्रसार शिक्षा से जुड़ जाता है तो वो प्रसार शिक्षा बन जाता है। किंतु जब दोनों मिलकर प्रसार शिक्षा बनते हैं तब इनका अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो प्रसार प्रसार मीन्स होता प्रचार करना और एक्सटेंशन होता है, जबकि शिक्षा होता है जो ग्रहण करना, शिक्षा प्राप्त करना। तो उसी को अगर दोनों को मिलाया जाए तो वह प्रसार शिक्षा बन जाता है और इसका फिर अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ भी होता है। प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है। क्या है? जो प्रसार शिक्षा का आधार, यदि प्रश्न बनता है प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, तो ग्रामीण जीवन होता है। और उसी ग्रामीण जीवन से संबंधित सारी जो प्रसार होते हैं उन्हीं ग्रामीण जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके उपरांत नगरीय जीवन के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि गांव के सर्वोन्मुख विकास के लिए ही इस विषय का प्रतिपादन हुआ है। जो गांव है उसके विकास के लिए ही जो ये प्रसार शिक्षा है इसका प्रतिपादन किया गया था। आपने पहले पढ़ा है ग्रामीण समाजशास्त्र एमए फर्स्ट ईयर में, जो रूरल सोशियोलॉजी पढ़ा है उसमें भी देखा गया है कि जो गांव के विकास के लिए जो योजनाएं, जो प्रसार कार्यक्रम लागू हुए, यही आपका प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी आता है, ठीक। प्रसार शिक्षा का अर्थ लोगों को ज्ञान प्रदान करना है, उनकी विचार शक्ति का विकास करना है तथा मानव में व्यवस्थित जो वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना है। वास्तव में देखा जाए तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आधुनिक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ठीक। कैल्सी तथा हेनरी के अनुसार, कैल्सी हेनरी ने कहा, ये राइटर का नाम जरूर याद रखना, ठीक। कैल्सी तथा हेनरी ने कहा कि प्रसार शिक्षा को जो प्रसार शिक्षा है उसको विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति को बताना है। शिक्षा तो विद्यालय में ग्रहण की जाती है, विद्यालय के द्वारा, और अपने रहन सहन फैमिली के द्वारा भी शिक्षा मिलती है। तो इसमें कहा गया है प्रसार शिक्षा जब होता है वो विद्यालय के बाहर उस शिक्षा पद्धति को बताता है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का विकास करना, ठीक। ये किसने कहा? हेनरी ने कहा तथा कैल्सी ने कहा। और उसके बाद लिंक्स के अनुसार, जो लिंक्स थे, इन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है। किसके अंतर्गत कहा गया है? लिंक्स ने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके सिद्धांत का उपयोग कर स्कूल के बाहर वयस्कों तथा युवकों की समस्याएं हल की जाती हैं। जिसके सिद्धांतों का प्रयोग करके जो स्कूल के बाहर का जीवन है वह वयस्कों तथा युवाओं के लिए जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाता है। किसके द्वारा? प्रसार शिक्षा के द्वारा। और हमारे एक राइटर दामा है, दामा ने कहा कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। बच्चों, सभी राइटर का नाम याद रखना, ठीक।
और राइटर के नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप परिभाषा में बीच में को क्या का कह दिए तब भी चलेगा, और हल्का फुल्का चेंज भी कर दिए तब भी चलेगा, लेकिन अगर राइटर का नाम गलत कर दिए तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, राइटर का नाम याद रखना। जो दामा है, इन्होंने कहा प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। डगलस एस्मिंगर ने कहा यह एक शिक्षा है तथा इसका प्रयोजन उस दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है जिससे कार्य किया जाता है। और उसके बाद एक हमारा प्रश्न यह भी है, खाद्य एवं कृषि संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों FAO जो है इसके बारे में देख लें, फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वीडियो लंबी होने वाली है। जैसा कि मैंने शुरू में बताई, यह मैराथन क्लास है तो वीडियो लंबी जरूर होगी। ठीक, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें कहा गया है खाद्य एवं कृषि संगठन को FAO अर्थात फाओ भी कहते हैं। इसका पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में यह आहार एवं कृषि संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार एवं कृषि संगठन कहलाता है। इसका कार्य मूलतः विश्व के खाद्यान्नों की स्थिति, उत्पादन एवं विक्रय वितरण की जानकारी क्या है बच्चों? विक्रय वितरण की जानकारी से संबंधित था, किंतु बदलती स्थितियों के साथ इस संगठन का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता गया। फिर भी इसके द्वारा विश्व खाद्य स्थिति के आंकड़े रखना अब भी जारी है। स्थापना देख लेते हैं इसकी। FAO की स्थापना कब हुई? FAO आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना अक्टूबर 1945 में 42 सदस्य देशों के साथ क्यूबेका है, एक कनाडा का एक राज्य है, वहाँ पे हुई। पुनः सन 1951 में यह FAO अपने 68 सदस्यों देशों के साथ स्थायी मुख्यालय रोम में स्थानांतरित हो गई। सन 1961 में इसके सदस्य देशों की संख्या 104 तक पहुंच गई। सबसे पहले 42 थे, फिर सेकंड बार जब इसका मुख्यालय रोम में हुआ तो वो 68 थे। उसके बाद थर्ड जब 1961 में, तो इसकी सदस्यों की संख्या 104 थी। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कई जगह हैं। FAO के कार्यों का संचालन इसके डायरेक्टर जनरल करते हैं। सन 1956 में एक भारतीय विनय रंजन सेन, कौन थे? विनय रंजन सेन थे, इसके इंस्पेक्टर जनरल बने। सबसे पहले विनय रंजन सेन जो थे वो FAO के डायरेक्टर बने। पुनः सन 1959 में इस पद के लिए अगले 4 वर्षों की अवधि हेतु चुना गया। FAO का आविर्भाव द्वितीय महायुद्ध के उपरांत हुआ था। युद्ध के परिणामों से कई देश प्रभावित हुए थे। देश में कृषि उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं थी। विशेषकर एशिया देशों में पोषण स्तर काफी गिर गया था। जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिकांश लोग भूखमरी एवं पोषणहीनता जनित रोगों से ग्रसित होते जा रहे थे। इसी समय FAO की स्थापना हुई, अतः इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का इस स्थिति से उद्धार करना रहा है। बच्चों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सबसे हटके प्रश्न है। आपके एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत अलग से प्रोग्रामिंग से संबंधित ये प्रश्न है, तो कह सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक, इसके उद्देश्य क्या थे FAO के? सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायता पहुंचाना, सभी देशों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, कृषि, वन एवं मछली उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार लाना और समस्त देशों के प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन कार्य में सुविधा प्रदान करना। FAO की विशेष समिति किसी देश या क्षेत्र की स्थिति तथा इससे संबंधित आवश्यक आंकड़ों का अध्ययन कराती है। सन 1960 में FAO ने भूखमरी से मुक्ति अभियान चलाया था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि संपूर्ण विश्व के अर्धविकसित एवं विकासशील देशों में कुपोषण एवं भूखमरी के प्रति जन जागृति लाकर मुक्ति अभियान चलाना और विभिन्न माध्यमों द्वारा उपयुक्त समस्याओं के समाधान का स्वागत करना। कार्य क्षेत्र FAO निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पहला कृषि, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा है वन विभाग, पोषण लास्ट होता है। ठीक, आपने फर्स्ट ईयर में पोषण पढ़ चुका है, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस।
तो आप सबको पोषण के बारे में बहुत अच्छे से पता है ना बच्चों। आजकल श्यामपट्ट के बारे में जान लेते हैं। आपके प्रसार शिक्षा में श्यामपट्ट का क्या रोल है और छायाचित्र का क्या रोल है, इसके बारे में जान लें। ये प्रश्न जरूर आएगा, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, तो प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जरूर देख लें और अपने शब्दों में लिखना बच्चों, इससे अच्छा नंबर मिलता है। ठीक, आजकल श्यामपट्ट द्वारा शिक्षण अत्यंत लोकप्रिय है। इस समय तो डिजिटल श्यामपट्ट बहुत चल रहा है ना बच्चों, जिससे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में भी बहुत आसानी होती है। समान शिक्षण कक्षा के अलावा इसका प्रयोग सभा, समूह चर्चा, प्रदर्शन आदि में भी किया जाता है। शिक्षण के अलावा इसका समूह चर्चा और प्रदर्शन में भी किया जाता है प्रयोग। श्यामपट्ट का प्रयोग करने के लिए कुछ सहायक सामग्रियां जैसे चौक, डस्टर या पट्ट पोंछने हेतु कपड़े की जरूरत पड़ती है। पोंछने के लिए साफ डस्टर या कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट साफ रखना चाहिए। बोर्ड पर स्पष्ट बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये सब आप सबको पता है, पर रिवीजन कर लें पेपर से पहले। ठीक, श्यामपट्ट पर लिखते समय प्रसारकर्ता को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। लिखने के बाद ही वार्तालाप करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। बोर्ड पर चित्र, आकृति आदि बनाते समय रंगीन चाक का प्रयोग करना चाहिए। रात्रि के समय पीले चाक का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना, रात्रि के समय किस चाक का प्रयोग किया जाता है? पीले चाक का। ठीक, भाषण, वार्तालाप, समूह चर्चा अथवा प्रदर्शन के विषय में ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखना चाहिए तथा इसे सभा की समाप्ति पर भी मिटाना चाहिए। श्यामपट्ट द्वारा शिक्षण एवं अत्यंत सफल पद्धति है और इसके माध्यम से लोगों को विशेष अथवा सभा के साथ संगठित गठबंधित करके रखा जा सकता है, क्योंकि बार बार जब श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाता है तो लोगों की उत्सुकता जागृत होती रहती है। बोर्ड पर आकृति बनाकर सभा अथवा प्रदर्शन को अधिक रोचक बनाया जा सकता है। छायाचित्र क्या है? छायाचित्रों के माध्यम से शिक्षण एवं व्ययशील किंतु रोचक पद्धति है। इसका महत्व है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से होता है जहाँ साक्षरता की दर कम हो। यह एक अत्यंत सफल शिक्षण पद्धति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी आयु के हो, चित्र देखना पसंद करता है। साथ ही छायाचित्रों को प्रामाणिकता का नकारा भी नहीं जा सकता है, अतः किसी भी पद्धति का अनुसरण इसके माध्यम से शीघ्र होता है तथा प्रसार कार्य को भी यह गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक, जो छायाचित्र होता है इसके माध्यम से जो शिक्षण की व्ययशील किंतु रोचक होती है, छायाचित्र के द्वारा समझाने भी बहुत आसानी होती है। छायाचित्रों का प्रयोग अन्य शिक्षण विधियों में भी किया जाता है, साथ ही यह पृथक पृथक रूप में किया जाता है। अन्य शिक्षण पद्धति के साथ छायाचित्रों का प्रयोग विषय की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, क्योंकि छायाचित्र जो है प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जाते हैं। छायाचित्रों के माध्यम से जब कोई प्रणाली अथवा पद्धति प्रदर्शित की जाती है तो चित्रों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है प्रसार में मूल्यांकन का महत्व। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रसार में जो मूल्यांकन का महत्व है ये बहुत पूछा जा सकता है। आपने सेकंड पेपर में देखा, जो बचत है उसके महत्व के बारे में भी पूछा गया था और बजट के महत्व के बारे में भी पूछा गया था। तो कह सकते हैं प्रसार शिक्षा के जो मूल्यांकन है उसके महत्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो अच्छे से रिवीजन करें ध्यान से, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। ठीक, किसी भी कार्यक्रम के प्रभाव और लाभों का निर्धारण मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है। जब कोई कार्यक्रम असफल हो जाता है तो उसकी गलतियों को मूल्यांकन द्वारा ही समझाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है हमारा, भविष्य के कार्यकलापों के संदर्भ में मूल्यांकन का अधिक महत्व है। मूल्यांकन दिशा निर्देश का काम करता है, आप सबको पता है दिशा निर्देश का काम करता है। कार्यक्रम की अच्छाइयाँ तथा उपलब्धियाँ मूल्यांकन द्वारा ही स्पष्ट होती हैं। आपके होम गृह प्रबंध में मूल्यांकन का महत्व बताइए, ये भी प्रश्न आया हुआ था, है ना बच्चों। तो इसमें भी आ सकता है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व, तो जरूर याद रखना। कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रम को बेहतर ढंग से निष्पादित करने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन के अंतर्गत वातावरण, संसाधनों और नियंत्रण कारकों के साथ साथ उन कारकों की भी चर्चा होती है जो कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करते हैं।
उनकी पहचान स्थापित हो जाने से भविष्य में कार्यक्रम नियोजन अपेक्षाकृत सहज हो जाता है। उसके बाद 4 है, अनेक ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सक्रियता के साथ भाग लेती हैं। इनकी जिज्ञासा रहती है कि कार्यक्रम में उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, और भविष्य में उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी बनानी चाहिए या नहीं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर उन्हें मूल्यांकन के प्रतिवेदन द्वारा प्राप्त हो जाता है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा तथा प्रसार कार्य से जुड़े लोगों के लिए मूल्यांकन एक वरदान है। किसी भी क्षेत्र में संपन्न हुए कार्यक्रमों के मूल्यांकन द्वारा उन्हें अनेक सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सूचनाएं और जानकारियों के प्रसारण में भी मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब प्रसार शिक्षण के विभिन्न सोपानों एवं चरणों के बारे में भी जान लें। सोपान और चरण दोनों एक ही होता है। अगर प्रसार शिक्षण के सोपान आ जाता है तब भी आप यही लिखेंगे, अगर चरण पूछ लेता है तब भी यही आंसर लिखेंगे। ठीक, सबसे पहला है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण में क्या होता है, जब प्रसार शिक्षा का यह प्रथम स्तर होता है, प्रथम चरण होता है, प्रथम सोपान होता है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर तथा चित्रों एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, संदेश के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और ध्यान आकर्षित के लिए ही मेला तथा प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो उपभोक्ता होते हैं उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए नए नए विज्ञापन और जो लेबलिंग पोस्टर ये सब होते हैं वही आपका ध्यान आकर्षण होता है। और प्रसार शिक्षा के लिए ये भी ऐसे कह सकते हैं। ठीक, आकांक्षा होता है। आकांक्षा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों का प्रदर्शन किया जाता है तथा सभाएं की जाती हैं और स्थानीय नेतृत्व का विकास किया जाता है, जिससे क्या होता है, कार्यक्रम में सफलता निश्चित हो सके। उसके बाद जानकारी भी होना चाहिए। प्रसार शिक्षण के सोपान में प्रसार शिक्षण का एक महत्वपूर्ण चरण विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करना भी होता है। इसके लिए परिचर्चाएं, सभाएं तथा छपी सामग्री का सहारा लिया जाता है। जानकारी के अभाव में प्रसार शिक्षण कार्य असंभव होता है। उसके बाद 4 आता है आपका संतुष्टि प्रदान करना, जो प्रसार शिक्षण के सोपान में ये भी बहुत ही मायने रखता है कि आप को उस जो शिक्षण की जो सोपान है, जो कार्यक्रम है, उससे कितनी संतुष्टि मिल रही है ये भी जानना जरूरी होता है। जो ग्रामीण जनता है उसको संतुष्टि प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क जैसे कोई मिलता है जा कर के उस ग्रामीण जनता को समझाता है, उसके बारे में उसे संतुष्ट करता है, किसी एक योजना के बारे में ऐसे भी जान सकते हैं। ठीक, क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है, समाचारों में वृत्तांत छपवाए जाते हैं और अपने परिणामों का प्रदर्शन भी किया जाता है। अभिरुचि भी प्रसार शिक्षा का सोपान है। जैसे कि प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों को कार्यक्रम के प्रति अभिरुचि इंटरेस्ट होना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए सभा तथा सम्मेलन किए जाते हैं तथा प्रदर्शन एवं भ्रमण किया जाता है और छापी सामग्रियों का भी वितरण किया जाता है। विश्वास होता है 6 नंबर पे। प्रसार शिक्षा का सोपानों और लोगों का कार्यक्रम में विश्वास उत्पन्न करना भी होता है। विश्वास उत्पन्न करने के लिए सचित्र समाचार, परिणामों का प्रदर्शन, छापित सामग्रियों का वितरण तथा व्यक्तिगत भेंट की जाती है। ठीक, क्रिया है। क्रिया के लिए प्रणाली दर्शन, व्यक्तिगत संपर्क, फार्म एवं घर पर लोगों से भेंट की जाती है, लोगों के साथ वार्तालाप किया जाता है तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया जाता है। ठीक, क्रिया में क्रिया अर्थात जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में विचार विमर्श करना भी प्रसार शिक्षण के एक सोपान है। ठीक, उसके बाद मूल्यांकन सबसे लास्ट में, अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो उसके लास्ट में मूल्यांकन करना। ठीक, सबसे लास्ट में मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत संपर्क, फॉर्म एवं घर पर भेंट, सामूहिक चर्चा, विशेषज्ञों से परामर्श और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। जिन बच्चों ने जो सीरीज के प्रश्नों का मैंने उल्लेख किया था, जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वेरी शॉर्ट प्रश्न थे, उन प्रश्नों को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ
जहाँ पर जाकर आप सब देख सकते हैं वीडियो के अंत में, ठीक। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विधि प्रदर्शन पर टिप्पणी लिखिए। जो विधि प्रदर्शन है उसके बारे में लिखना है। तो विधि प्रदर्शन समूह के सामने होता है और प्रसारकर्ता स्वयं या किसी ग्रामीण के द्वारा विधि प्रदर्शित करवा सकता है। इस पद्धति द्वारा निम्नलिखित प्रणालियों जो होती हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं। कृषि संबंधी पंक्तिबद्ध सही दूरी का निर्वाह करते हुए बीजों तथा पौधों की रोपाई, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, खाद और उर्वरक का प्रयोग, कृषि यंत्रों का प्रयोग तथा रख रखाव, अनाज भंडारण आदि का प्रयोग। इसके बारे में प्रसार शिक्षा द्वारा ग्रामीण जनता को जागरूक किया जाता है। पशु पक्षी पालन संबंधी जैसे पशु की नस्ल एवं आयु प्रशिक्षण, पशु का नियंत्रण, पशु पक्षियों का संतुलित आहार, दवा देना, दवा पिलाना, एनीमा देना, पट्टी बांधना, हाथ एवं यंत्र द्वारा दूध निकालना, जो पशु पक्षी गाय भैंस है ना बच्चों, और पशु पक्षी की सफाई करना, रोग प्रतिरक्षा, किलनी जुएं आदि जो है दूर करना इत्यादि, इन सभी के बारे में नॉलेज दिया जाता है प्रसार शिक्षा के द्वारा। जो प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता होते हैं वो ग्रामीण जनता को इसके बारे में समझाते हैं, जागरूक करते हैं, ठीक। उसके बाद घरेलू औद्योगिक, जो घरेलू उद्योग और धंधे संबंधी है, जैसे कि खिलौने और टोकरी चटाई आदि बनाना। जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उन्हें इन सभी की जानकारी देना, कैसे वो बनाएं। साबुन बनाना, गमला घड़ा सुराही जैसे मिट्टी के पात्र मूर्ति आदि बनाना। काष्ठ कला, फर्नीचर की पॉलिश, कुर्सी मचिया आदि बुनना। गृह निर्माण, बिजली की फिटिंग, वस्त्र बुनाई, रंगाई, छपाई, गोबर गैस संयंत्र की उपयोगिता, अधिष्ठापन कार्य प्रणाली आदि, ये किसके अंतर्गत आते हैं? घरेलू उद्योग धंधों संबंधी जो विधि प्रदर्शन है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गृह उपयोगी, महिला उपयोगी। महिला उपयोगी जैसे कि पाक विधियाँ, भोजन बनाना पाक विधि के अंतर्गत आता है। पोषण तत्वों की सुरक्षा, ये भी जानना जरूरी होता है किस प्रकार से पोषण तत्वों की सुरक्षा की जा सकती है और क्या ऐसा करें कि जिससे पोषण तत्वों को नष्ट ना होने दिया जाए। संतुलित आहार, पोषक तत्वों से परिपूर्ण व्यंजन जैसे खिचड़ी, मिर्ची रोटी, सांभर, दलिया, उपमा आदि बनाना। और उन्नत आधुनिक पाक शास्त्रों की उपयोगिता एवं प्रयोग, उन्नत चूल्हों, धुआं रहित ईंधन रहित चूल्हों का बनाना तथा उनका उपयोग करना, और सौर चूल्हा, बच्चों को नहलाना एवं साफ कर रखना, कृत्रिम दूध बनाना, बच्चे को पिलाना तथा पात्रों की सफाई करना, बच्चों के लिए पूरक आहार तैयार करना। कार्यशालीकरण के बारे में आपने बहुत विस्तार से समझा है अपने होम मैनेजमेंट में, ठीक। और पेपर में दे के आ चुके हैं आप सबने, तो आप सबने बताया नहीं कि आप सबका पेपर कैसा था। ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, आप सबके कमेंट का इंतज़ार होता है मुझे कि जो मेरे बच्चे हैं उनका पेपर कैसा था, अच्छा था पेपर कि नहीं अच्छा था, ठीक। तो ज़रूर मुझे कमेंट किया करें, ठीक। उन्हीं कपड़ों की देखभाल, धुलाई, घर सजाने का सामान बनाना, नालियों तथा घर के आसपास की सफाई, मच्छर मक्खियों की नाशक दवाइयों का प्रयोग, कटाई, सिलाई, बुनाई, सब्जियों का सुखाना, अचार, पापड़, बड़ी, चटनी, सॉस, जैम, जेली, मुरब्बे आदि बनाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? जो विधि प्रदर्शन है उसमें जो घरेलू जो महिला उपयोगी होते हैं उनके लिए आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके प्रसार शिक्षा में, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कठपुतली है वह क्या है और किस प्रकार से कठपुतलियों की क्रियाविधि बताइए। तो जो कठपुतलियाँ हैं उनकी क्रियाविधि क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, पर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने देखा है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कठपुतली क्या है, कठपुतली कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे उनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से प्रसार शिक्षा में उपयोगी है, ये सब पता होगा, ठीक। तो कठपुतली के बारे में हम विस्तार से बहुत तेज़ी के साथ जानेंगे, ठीक। यह एक पारस्परिक प्रसार का साधन होता है जो यह एक पारंपरिक
प्रचार का साधन होता है, जो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए अत्यंत उपयुक्त साधन माना जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। यह आसान विधि है और इसमें व्यय भी कम होता है। कठपुतलियों का खेल ग्रामीणों का मनोरंजन भी करता है और उन्हें मंत्र मुग्ध कर देता है। इससे क्या होता है, अभिनय भावना समाहित होती है। इसकी सहायता से स्वास्थ्य, साक्षरता, कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन, सामाजिक कुरीतियाँ, गृह कार्य आदि के बारे में भी सुगमतापूर्वक समझाया जा सकता है। और कठपुतली सहज ही उपलब्ध होती हैं, इसे आसानी से दिखाया भी जा सकता है। कठपुतलियों को यदि सामायिक समस्याओं के अनुरूप बनाया जाता है तो दर्शक इसके पात्रों और परिस्थितियों से अपनत्व महसूस करते हैं और वो भाव विभोर होकर छोटे छोटे स्त्री पुरुष सभी इसे पसंद करते हैं। और कठपुतलियाँ निम्न प्रकार से होती हैं। कठपुतलियों के प्रकार जरूर याद रखना, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। जैसे हाथ से चलने वाली कठपुतली, यह 3 उंगलियों से पहनने जाने वाले दस्ताने के समान होती है, जो हाथ में फिट होती है। इसमें पहली उंगली कठपुतली के सिरे पर होती है और जो सिर की को हिलाते डुलाते रहती हैं, और बीच का उंगली और अंगूठा एक साथ फंसाए जाते हैं जो उसको चलाते हैं। कठपुतलियों को कपड़ों के हाथ का भाग ढका होता है और एक व्यक्ति एक बार में 2 हाथों से 2 कठपुतलियों से खेल दिखा सकता है। कुछ कठपुतलियाँ पुरुष की भूमिका में बनाई जाती हैं, जबकि कुछ महिलाओं की भूमिका में, कुछ बच्चों की भूमिका में बनाई जाती हैं। मूछ, सलवार, कुर्ता, साड़ी आदि इन कठपुतलियों को पहनाए जाते हैं, जो दर्शकों को दिखाए जाने वाली कहानी के पात्रों के रूप में होते हैं। ठीक, धागे से चलने वाली कठपुतलियाँ एक होती हैं। जो धागे से चलने वाली कठपुतलियाँ होती हैं वो धागे वाली कठपुतलियों के धागे की जो उंगलियों में बांधकर उस कठपुतलियों के अभिनय को नियंत्रित किया जाता है तथा विभिन्न भाव भंगिमा माध्यम से विभिन्न घटनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार की कठपुतलियों का बहुत प्रचलन है, किंतु इसके द्वारा पुरानी परंपरागत घटनाओं का ही प्रदर्शन किया जाता है। इन कठपुतलियों को दिखाने का स्टेज लकड़ी की चौखट या निवाड़ की खाट से बनाया जाता है, जिसको खड़ा करके चादर से ढक दिया जाता है। खाट के पीछे कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार बैठ जाते हैं, जो अपने हाथों द्वारा कठपुतलियों को नचाते हैं, जो दूसरी ओर बैठे दर्शकों को दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार के हाथ या शरीर का कोई भाग दिखाई नहीं देता है। पीछे की ओर से गाने या कहानी सुनाई जाती है, जो इसमें ढोलक, हारमोनियम आदि का भी उपयोग किया जाता है। आप सब देख रहे हैं कौन सी कठपुतलियों के बारे में हम कर रहे हैं चर्चा, जो धागे से चलाई जाती हैं। ठीक, तो बैठे दर्शकों को दिखाई देते हैं इधर, और मैंने बताया ढोलक, हारमोनियम इन सभी का उपयोग किया जाता है। कभी कभी रिकॉर्ड भी की गई कहानी भी सुनाई जाती है। सामान्यतः स्टेज के पीछे 2 कलाकार होते हैं, अतः एक बार में 4 कठपुतलियों से खेल दिखाया जा सकता है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ें नकल करके भी निकाली जाती हैं। ठीक, कठपुतलियों का खेल प्रारंभ होने से पहले संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जिससे कहानी के बारे में बताया जाता है। इससे संवाद जल्दी जल्दी बोले जाते हैं और दृश्य छोटे छोटे होते हैं। इससे अत्यधिक एक्शन, रहस्य और मनोरंजन होता है। इसमें व्यक्तियों के प्रतिदिन की परिचित स्थितियों का उपयोग किया जाता है, जिसका संबंध गांव की समस्याओं से होता है। और हमारा तीसरा है छड़ पर चलने वाली कठपुतली। मैंने फर्स्ट बताया हाथ से चलने वाली कठपुतलियाँ, सेकंड बताया धागे से चलने वाली कठपुतलियाँ, और थर्ड है आपका छड़ और पर चलने वाली कठपुतलियाँ। इसमें घिर्रियों का उपयोग किया जाता है, यद्यपि यह आसान नहीं होती और इसके लिए विशिष्ट प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। छाया वाली कठपुतलियाँ, इसमें पतली चादर का पर्दा लगाकर उस पर अप्रत्यक्ष प्रकाश डाला जाता है, जिसके पीछे क्या होता है, कठपुतलियों का खेल इस प्रकार दिखाया जाता है कि उनकी छाया चादर पर पड़े और वह दर्शकों को दिखाई देते हैं। कठपुतली के खेल की सफलता के विभिन्न जो निम्न बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, इनको जान लेते हैं। और बच्चों, इस समय कठपुतलियों का खेल बहुत कम देखा जाता है, जैसे विलुप्त हो चुका है, कहीं कहीं पर है, पर आपको प्रसार शिक्षा के लिए याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक, समस्या को कहानी के रूप में मनोरंजक ढंग से सुनाना चाहिए, अन्यथा दर्शक ऊब जाएंगे। कहानी में बहुत अधिक उपदेश व सलाह नहीं होनी चाहिए।
जब आप कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं प्रसार शिक्षा में, सफलता का क्या कारण होता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक वही हम लोग जान रहे हैं। बीच बीच में वार्ताओं और गानों तथा निराशता दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। मूक अभिनय नहीं होना चाहिए। लगातार वार्तालाप चलते रहना चाहिए। दुखांत घटनाओं में भी हास्य तथा मनोरंजन का भाव होना चाहिए। बीच बीच में लोकगीत, शायरी, चुटकुले, कविताएं आदि दोहराते रहना चाहिए ताकि दर्शकों को आकर्षण बना रहे। विभिन्न पात्रों की आवाज़ों के में भी कुछ अंतर होना चाहिए। विषय का चुनाव ऐसा हो जो ग्रामीण लोगों के जीवन से संबंधित हो, ठीक। अब नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में भी जान लें। नेतृत्व का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। फर्स्ट होता है अनुवांशिक सिद्धांत, जिसमें यह जीव विज्ञान पर आधारित सिद्धांत होता है, जहाँ पर इस विचारधारा से समर्थकों का मानना है कि नेता अनुवांशिक गुणों के कारण ही होता है। नेता का बेटा ही नेता होना चाहिए, ठीक। जैसे मुलायम सिंह का बेटा ही अखिलेश है, नेता मुलायम सिंह थे, फिर उनका बेटा भी नेता बना, ठीक। तो ये अनुवांशिक सिद्धांत है। उसके बाद व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, कॉक्स एवं गोल्डनर ने कहा कि व्यक्ति अपने कुछ व्यक्तिगत गुणों के कारण ही नेता बनता है। विद्वानों के अनुसार शिक्षित व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, ईमानदार, चरित्रवान और सहनशील व्यक्ति ही ग्रामीण अंचलों में नेतृत्व प्राप्त कर सकता है। उसके बाद थर्ड आता है स्थिति का सिद्धांत। डेविस, वेल्स, करो आदि विद्वानों का मत है कि परिस्थितियां ही व्यक्ति को नेता बनाती है। उनके अनुसार नेता केवल आनुवंशिक रूप से या व्यक्तिगत गुणों के कारण ही नहीं बनते, बल्कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नेताओं का विकास होता है। व्यक्तिगत गुणों एवं स्थिति का सिद्धांत विभिन्न विद्वानों के मतानुसार पूर्ण नेतृत्व के लिए दोनों परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, किसी एक की कमी यदि हो जाती है तो नेतृत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बहुकारक सिद्धांत या आधुनिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। विद्वानों के मतानुसार व्यक्ति का शारीरिक गठन, मानसिक गठन, आनुवंशिकता, व्यक्ति के गुण और विशेष परिस्थिति आदि सभी मिलकर नेतृत्व का विकास करते हैं। सभी विद्वानों की दृष्टि से यह सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी के साथ कवर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ग्रामीण विकास में दूरदर्शन के गुण एवं दोष का वर्णन कीजिए। दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यमों में दूरदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय साधन होता है। दूरदर्शन से कार्यक्रमों सभी वर्ग और आयु के लोगों को भी ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में टेलीविज़न का विस्तार अत्यंत तेज़ी से हो रहा है, आप सबको पता है। आप सबके घर में एलईडी होगा। और हमारे देश में रंगीन प्रसारण अगस्त सन 1982 से प्रारंभ हुआ। गुण क्या है इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति दिखलाई पड़ता है और भाषण भी सुनाई पड़ता है। इसमें इसका प्रभाव अधिक स्थायी होता है। टीवी के द्वारा, आप टेलीविज़न के द्वारा देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं। कौन कौन न्यूज़ देखता है, कमेंट में मुझे बताएं। इसका देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में भी विशेष योगदान होता है। बच्चों, आप सब लाइक नहीं करते हो, लाइक तो कर दो। ओके, लाइक ज़रूर किया करो। इसमें यूजीसी का शिक्षण कार्यक्रम भी चलता है। आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। इसके बाद कौन कौन सा बच्चा है जो इस पेपर के बाद यूजीसी नेट की तैयारी करेगा, नेट जेआरएफ की तैयारी करेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि आप सब अगर चाहते हैं यूजीसी नेट की तैयारी इस चैनल पर, तो ज़रूर जल्द ही इस पर वो भी तैयार होगा, ठीक। वो भी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी जिससे यूजीसी नेट की तैयारी आप सबकी बहुत अच्छे से हो सके, होम साइंस की। और यूजीसी नेट की क्लास भी चलेगी, ठीक। बच्चों की देखभाल एवं गृह उपयोगी जानकारी प्रदान करने का सशक्त साधन है। दोस्त है, जैसे दूरदर्शन के कारण लोगों का व्यायाम एवं घर के बाहर खेलों को खेलने में रुझान कम होना। दूरदर्शन अधिकतर ऐसी सामग्री ही प्रसारित कर देता है जो प्रत्येक आयु के बालकों के लिए उपयोगी नहीं होता है। दूरदर्शन दोस्त भी है दूरदर्शन का, जहाँ लाभ है वहाँ दोष भी है, ठीक। दूरदर्शन सेट एक महंगा उपकरण है। इससे क्या होता है, गांव का निर्धन व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ से खरीदेंगे इतना महंगा टेलीविज़न, ठीक। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आ जाने पर भी कार्यक्रम प्रसारण प्रभावित होता है और दर्शक कार्यक्रम देखने से वंचित हो जाते हैं, ठीक। और इसके बाद ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है,
अभियान से क्या तात्पर्य है? जो अभियान लागू किए जाते हैं, स्वच्छता अभियान है, बहुत सारे अभियान हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है, वो क्यों किया जाता है, देखते हैं। किसी विशिष्ट समस्या या सघन रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित करके शिक्षण कार्यक्रम चलाना अभियान कहलाता है। आसान शब्दों में अर्थ जाने, किसी भी विशिष्ट समस्या या सघन रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करके शिक्षण कार्यक्रम चलाना ही अभियान कहलाता है। अभियान द्वारा संपूर्ण समुदाय को उत्प्रेरित करने की कोशिश की जाती है। किसी महामारी आदि के फैलने पर तीव्र क्रियात्मक गतिविधियां हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो अभियान चलाए जाने पर ही संभव हो पाती है। स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध साधनों के प्रकाश में भी स्थानीय नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करके अभियान का आयोजन करना चाहिए। अभियान के संदर्भ निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे अभियान कृषि संबंधी अभियान, पशु संबंधी अभियान, गृह उपयोगी अभियान। चार्ट के प्रकार पर टिप्पणी देखिए। फ्लिप चार्ट है चार्ट, ये चार्ट के प्रकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी चार्ट के बारे में याद रखना, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा चार्ट से संबंधित। ठीक बच्चों, एक आपके पेपर में आया था, फर्स्ट पेपर होम मैनेजमेंट में, इसमें ग्रैंड चार्ट, मैंने पेपर देखा वहाँ ग्रैंड चार्ट के बारे में पूछा गया था। तो किन बच्चों ने ग्रैंड चार्ट के बारे में लिखा है वो मुझे कमेंट में बताएं, और जिनका छूटा है वो हेडक न लें और सब हुआ है तो नंबर ज़रूर मिलेगा। अच्छा ठीक। फ्लिप चार्ट होता क्या है? यह चित्रों, ड्राइंग चार्टों के एक एल्बम के रूप में रहता है। इसके माध्यम के द्वारा कार्यकर्ता अपनी कहानी को चित्रमय रूप से प्रस्तुत कर सकता है। एल्बम के रूप में बनाकर इसे कैलेंडर के समान भी बनाया जा सकता है। संपूर्ण विषय सामग्री एक चार्ट में प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है, अतः अनेक चार्टों को एक लकड़ी या लोहे की पट्टी में कैलेंडर के समान लगा दिया जाता है और प्रदर्शित करते समय एक के बाद एक पलटते जाते हैं। इसके अतिरिक्त चार्ट कई प्रकार के होते हैं। चार्ट के द्वारा शिक्षण कार्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण चार्ट क्या होता है? एजुकेशनल चार्ट। फ्लिप चार्ट के बारे में जान चुके हैं, एजुकेशनल चार्ट के बारे में जानें। जो समान चार्टों की अपेक्षा या अधिक विस्तृत चार्ट होता है, इसमें विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी होती है और ये स्थायी प्रकार के होते हैं। और भित्ति चार्ट देख लेते हैं, जो वॉल चार्ट होता है, ये दीवारों पर लगाए जाते हैं। इसमें अधिक चित्रों का व लिखित सामग्री का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे समझने में भी सरलता रहे। उसके बाद चित्रमय चार्ट होता है। एक चित्रमय चार्ट होता क्या है? इसमें उपयुक्त रंगयुक्त चित्र अथवा लिखित शब्द भी हो सकते हैं। इसमें ग्राफ भी हो सकते हैं अथवा ग्राफ तथा चित्रों का सम्मिश्रण हो सकता है। संगठनात्मक चार्ट, इस चार्ट के द्वारा किसी संगठन का ढांचा प्रस्तुत किया जाता है, जैसे किसी महाविद्यालय का संगठन, प्राचार्य जैसे शिक्षा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, व्याख्याता, कार्यालय हुआ, प्रमुख लेखपाल हुए कार्यालय में, उच्च श्रेणी लिपिक हुआ। ठीक, ये किसके अंदर? संगठनात्मक चार्ट के द्वारा आता है। ठीक। फॉलो चार्ट क्या है? जब किसी वस्तु के निर्माण की कहानी बताई जाती है या बताना चाहते हैं तो उसे फॉलो चार्ट के माध्यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समय चार्ट है, जब कोई विषय सामग्री समय के साथ उल्लेखित की जाती है तो वह समय चार्ट कहलाता है, जैसे किसी महान व्यक्ति का जीवन विस्तार, जीवन परिचय। ठीक। प्रवाह चार्ट क्या है? फॉलो चार्ट, इसमें ज्यामितीय प्रकारों की सहायता से किसी भी प्रक्रिया के प्रवाह को दर्शाया जाता है। सारणी चार्ट क्या है? टेबल चार्ट, इसमें कई सूचनाओं को सारणी के रूप में दर्शाते हैं। अधिकांशतः तुलना दर्शाने हेतु या सहसंबंध हो दर्शाने हेतु इन चार्टों का उपयोग किया जाता है। वृक्ष अथवा स्टम्प चार्ट, वृक्ष चार्ट मैंने बनाकर भी दिखाया है आप सबको। ठीक। ट्री चार्ट में होता क्या? यदि हम किसी वस्तु, प्रक्रिया अथवा संगठन के विभाग तथा उपविभागों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो एक वृक्ष के तने तथा शाखा उपशाखाओं अथवा एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों के चित्रों के माध्यम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक। सस्पेंशन अथवा स्ट्रिफिट चार्ट, इसमें क्या होता है? संपूर्ण कहानी चित्रों तथा अथवा शब्दों के माध्यम से चार्ट में लिखकर उसे कागज की पट्टी से ढक दिया जाता है। जैसे जैसे हम चर्चा करते चलते हैं
उसे संबंधित लिखे भागों के कागज़ के पट्टे निकालकर खोलते जाते हैं और यह पट्टी टेप में ऐसे चिपकी रहती है कि इससे इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 10 बजे। फिर आपकी सेकंड क्लास होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी प्रसार शिक्षा की। उस क्लास को ज़रूर अटेंड करना और उसे देखकर आप अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे क्लास चलेगी, कम से कम आधे घंटे की तो होगी ही। और उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत विकल्प लॉन्ग प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, उन्हीं को शामिल किया जाएगा। तो बच्चों, उस वीडियो को आप सुबह 10 बजे ज़रूर देखना। और आप सबका पेपर 3 बजे से है। अभी से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।